आदित्य, आजकल ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि एक सीरीज़ आई है और कई लोग देख रहे हैं। और चूँकि हम आपसे जानना चाहते हैं, उस वक्त हम जर्नलिज्म में नहीं आए थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ऑपरेशन सफ़ेद सागर क्योंकि बहुत टफ ऑपरेशन था। हमारी सेना जो लड़ रही थी उस ज़मीन पे यानी नीचे थी और ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था और उनको हराने के लिए वायुसेना यानी एयरफोर्स की ज़रूरत थी। तो वायुसेना ने उस वक्त ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए क्या था, क्योंकि दर्शकों की बहुत डिमांड आ रही है कि इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है ये 99 की बात है, जब करगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा था। और भारत की जो आर्मी है, जो थल सेना है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान तो था ही, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एक कठिनाई थी। और वो कठिनाई ये थी कि जब ऊंची चोटियों पे आप बात कर रहे हैं करीबन 12 से 19,000 फीट समुद्र के ऊपर, वहां पर अचानक से हैदराबाद से किसी को भेज देते हैं, तमिलनाडु से किसी को भेज देते हैं, तो वो एक तो उसकी ट्रेनिंग नहीं है उस एटमॉस्फेयर में रहने की, लड़ने की। दूसरा, उसको एक्लेमेटाइज भी करना है, लेकिन वो एक्लेमेटाइज 1-2 दिन 3 दिन नहीं कर पा रहा और उसे इमीडिएटली लड़ना है। उसके यूनिट को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। अब लड़ना उसने मान लिया, स्वीकार किया कि यह सच्चाई है, देश के लिए लड़ना है। लेकिन ऐसी ऊंची चोटियां थीं और वहां की मैपिंग नहीं थी कि कहां पर क्या है, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस नहीं था। ये तो पता लगा कि वहां पर पाकिस्तान की घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको कैप्चर कर लिया है। लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना का उस वक्त एक बहुत बड़ा योगदान रहा जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत इन्होंने एक रिकॉनेसेंस किया, रेकी किया, और जिसके तहत एक स्पेशल टीम थी जिसके आई थिंक अजय आहूजा जो है लीडर थे। और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी टीम को आई थिंक गोल्डन एरोज को वहाँ पर लगाया और अलग अलग जगह पे वहाँ पर पिक्चर्स ली और लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है, वहाँ की जो लोकेशन है वो नापी। और इससे एयरफोर्स ने आर्मी की सहायता की और उन एरियाज पे अटैक किया पूरी तरीके से, ताकि उनकी जो पोस्ट्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट इंडियन टेरिटरी पे थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसकी एक कहानी है जो आज तक बाहर नहीं आई। हम देख रहे हैं कि अभी नेटफ्लिक्स पे ऑपरेशन सफ़ेद सागर पे एक पूरी एक सीरीज़ आई है, लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन लोगों को एक कहानी है जो पूरी तरीके से नहीं पता, और वो ये है कि 99 में इजराइल ने भारत की मदद कैसे की इस सब को लेकर। और ये एनडीटीवी ने ही सबसे पहले खुलासा किया। पिछले 25-26 सालों में ये बातें तो बहुत हो रही थी, बहुत राजनयिक ये लिख भी रहे थे कि इजराइल ने इंडिया की मदद की और वो आभार प्रकट कर रहे थे, थैंक यू कह रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे इजराइल को। लेकिन क्या मदद की, कैसे मदद की, क्या हुआ, ये कभी सामने नहीं। यानी ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भी मदद की? जी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जब करगिल युद्ध के दौरान चला, उस वक्त भारत और इजराइल के रिश्ते शुरू ही हुए थे अर्ली 90s में। और 96 में एक पहला एक अग्रीमेंट हुआ था डिफेंस के तौर पे, लेकिन वो डिस्कशन चल ही रहा था। जिन्होंने नहीं देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं आदित्य कि जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो सीरीज़ आई है उसमें इजराइल ने मदद की। जी, और मैं आपको ये भी कह दूं कि अभी हम 27वां वर्षगांठ मना रहे हैं कारगिल की, और मैं कारगिल गया हुआ था और वहीं से मैंने इजराइल के 2 इजरायली एयरफोर्स के पायलट से इंटरव्यू किया, जो पहली बार किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पे आए कारगिल युद्ध के बारे में बात करने के लिए। और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया पहली बार कि कैसे वहां पर जो डिफेंस अटैचे थे इंडिया के, इंडियन एम्बेसी इजराइल में, उन्होंने युद्ध शुरू हुआ यहां पर कारगिल में मई में, और इमीडिएटली उनको फोन किया और फ्राइडे को फोन किया। फ्राइडे को इजराइल में एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है हर फ्राइडे को, जिसको शबात कहा जाता है। शबात के तहत इजरायली जो जूस हैं वो फ्राइडे को और सैटरडे को काम नहीं करते, और वो फोन को या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टच भी नहीं करते। ये एक रिलीजियस बिलीफ है। और दूसरा, वो हमेशा परिवार के साथ रहते हैं। तो आप सोचिए, फोन नहीं उठाते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं उठाते, परिवार के साथ रहते हैं, दफ्तर नहीं जाते। एक रफेल करके कंपनी है इजराइल में जिसमें ये 2 लोग काम कर रहे थे जिनसे मैंने बात की। इसमें जिससे मैंने इंटरव्यू किया, एक का नाम अमीर था। तो अमीर ने मुझे बताया कि मैं वहां पर लीड कर रहा था ये नेगोशिएशन इंडिया के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ। और इसके तहत मुझे NAK ब्राउन, जो बाद में इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी बने, उन्होंने फ़ोन किया। वो डिफेंस अटैचे थे और उन्होंने बोला कि हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ शुरू हो गया है और आपकी मदद चाहिए।
तो उन्होंने बोला क्या मदद चाहिए और कैसे होगा, कब होगा? तो उन्होंने बोला मदद तो ये चाहिए कि आपको हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स हैं उसमें मिसाइलें कैसे फिट करनी है, कैसे टेक्नोलॉजिकली एकदम ये होगा। तो उन्होंने बोला इसमें तो कई दिन लग जाएंगे, कई हफ्ते लग जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास समय नहीं है, जंग चल रही है, हमें ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च करना है, तो इसके तहत आपको मदद करनी पड़ेगी। और पहले तो संयोग की बात कि फ्राइडे को उन्होंने फ़ोन उठाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मंडे तक पहुंचना पड़ेगा। और ये 99 की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी। तो मंडे को ये पूरी टीम जो है इजराइल से स्पेशल फ्लाइट से आए, यहां पर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने इमीडिएटली बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, अलग अलग जगह पे, कारगिल नहीं गए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली या सेंसिटिवली ठीक नहीं था, लेकिन बाकी जगहों पे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को प्रिपेयर किया और उनके जो जेट्स हैं उसमें ऐसे लीथल मिसाइल्स और बम लगाए कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से विफल रही। उस वक्त मिग का इस्तेमाल हो रहा होगा? जी, 2 हो रहे थे, मिग 21 भी था और मिराज 2000 भी था। तो खासकर मिराज 2000 को उन्होंने इजरायली राफेल कंपनी ने और इजरायली एयरफोर्स ने पूरी तरीके से एक तकनीकी नई टेक्नोलॉजी जो उस वक्त थी उससे लैस किया पूरी तरीके से। तो वो कह रहे थे मुझे कि फ्रांस का जेट, इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंडिया का जुनून और जज्बा, तो वो जब साथ में आया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से खराब हो गया। और उस वक्त आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस वक्त भी थे, कम समय के लिए थे, और आज भी नेतन्याहू है। और आप ये भी देखिए कि आज के दौर में भी इजराइल और फ्रांस ही हमारे सबसे करीबी और सबसे ट्रस्टवर्दी डिफेंस पार्टनर्स हैं। मुझे नहीं पता ऑपरेशन सफेद सागर जो सीरीज आई है उसमें यह दर्शाया जाएगा या नहीं, जैसे आप कह रहे हैं पहली बार आपसे उनकी बात हुई है जी, तो उन्होंने किसी से अभी बात ही नहीं की होगी, तो फिल्म के जो डायरेक्टर या जो राइटर रहे होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई। और सफ़ेद सागर के बारे में अगर कुछ और बात करें, जैसे अजय आहूजा की आपने बात की जी, उस समय नचिकेता जो पाकिस्तान में उतर गए थे, उनका प्लेन जो है मतलब खराब हो गया था, उनको उतरना पड़ा था वहाँ पे, तो क्या वो भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे नचिकेता? बिल्कुल। आप देखिए, सबसे पहले तो अजय आहूजा की आपने बात की और मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन मुझे ऐसे याद है कि जैसे कल हुआ, क्योंकि उसमें देश में इतना जज्बा था। मुझे पता है कि स्कूल और कॉलेज में चंदा इकट्ठा हो रहा था कि हम कारगिल में अपने शहीदों के लिए भी, लेकिन आर्मी के लिए भी मदद करें। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में लोग जो है पैसा दे रहे थे, गली कूचों में लोग जो है मोमबत्तियां लेके खड़े हो रहे थे, दिए लेके खड़े हो रहे थे, घर के बाहर दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम वहां आ तो नहीं सकते लेकिन आपके साथ खड़े हैं। तो अजय आहूजा की जब मृत्यु हुई तो ये दिल को दहलाने वाला वाकया। कैसे? मतलब उनका प्लेन में हिट कर गया था? वो रेकी कर रहे थे, वही रिकॉनेसेंस कर रहे थे पूरी तरीके से, और एक आई थिंक जितना अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्ट्रिंगर करके जो एक वो मिसाइल ट्रैकर होता है उससे उनकी प्लेन को हिट हुआ। और जाते जाते उन्होंने बोला कि आई थिंक माई प्लेन हैज़ बीन हिट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और कहते हैं कि वो नीचे जिंदा उतरे, पैराशूट से उतरे, कैसे उतरे मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे जिंदा उतरे क्योंकि उनकी जब बॉडी मिली उस पे जो है घाव थे, और उस तरीके के घाव थे कि उनको टॉर्चर किया गया है, शायद गोलियां भी थी उसमें। तो ये एक था। और मुझे आपको बताऊंगा, यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और मुझे तब से याद है कि उसके सामने एक पार्क है, तो उसको अजय आहूजा पार्क उसी वक्त जो है सरकार ने डिक्लेयर किया था। और नचिकेता की भी आपने कहानी बनाई, आजकल वो इंडिगो में पायलट हैं, लेकिन उस जमाने में वो इंडियन एयरफोर्स में थे, बहुत ही यंग थे। तो हुआ ये था कि या तो उन्होंने गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया था पूरे अटैक के दौरान या रिकॉनेसेंस के दौरान, तो उनको भी हिट किया गया। तो वो जब पैराशूट से उतरे वो पाकिस्तानी धरती पे या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की धरती पे उतरे, तो कुछ आधे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए तो वो बच निकले, लेकिन फाइनली उनको पकड़ लिया। तो कुछ टाइम तक उनको प्रिजनर ऑफ वॉर रखा गया, उनके साथ टॉर्चर भी किया गया, उनको मेंटली जो है हैरास भी किया गया, भूखा रखा गया, लेकिन फाइनली वो जो है वापस आए। और वापस आके उनका जो रिसेप्शन हुआ यहाँ पर बहुत ही ग्रैंड हुआ, क्योंकि आप देखिए ना 71-75 के बाद जो है ये पहला ऐसा बड़ा युद्ध था 99 में जिसमें देश एकदम साथ आ गया था। ये वही दौरान था जब न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए और इंडिया पर सैंक्शन लगाए जा रहे थे। तो इंडिया थोड़ा सा अलग थलग था, लेकिन जज्बा, जुनून, कामयाबी बहुत जबरदस्त।